नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। आज रमजान के पाक महीने का आखिरी जुम्मा था। इस बार रमजान का महीना इसलिए अहम था क्योंकि इस दौरान नवरात्रि भी आई, रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकली और राम भक्त हनुमान की जयंती ही इसी बीच आई और मनाई गई। धर्म दिलों को जोड़ता है, लेकिन धर्म पर जब राजनीति होती है तो दिल टूटते हैं और उसका असर टूटे हुए घरों, मकानों और दुकानों पर दिखता है। आज अच्छी बात यह रही कि रमजान में जुमे की आखिरी नमाज के दौरान कहीं से कोई हिंसक खबर नहीं आई। उत्तर प्रदेश में ना कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ देखा गया, ना लाउडस्पीकर के जोर पर नमाज हुई। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क पर बैठकर लोगों ने नमाज पढ़ी। हजारों की तादाद में नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे और सड़क पर इकट्ठा हुए। उनके लिए सड़कों पर ही लाउडस्पीकर भी लगवाए गए। इस पर अब राजनीति जो शुरू हुई सो अलग है। आज का हमारा सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल जो हमने अपने ट्विटर हैंडल पर पूछा है वो बहुत साफ है कि क्या जयपुर में लाउडस्पीकर लगाकर सड़क पर नमाज पढ़ने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ तनाव बढ़ सकता है तो A को प्रेस करें, अगर लगता है कि नहीं बढ़ेगा तो B को प्रेस करें। कार्यक्रम के आखिर में कुल नतीजे भी आपको दिखाए जाएंगे कि आपकी क्या राय है। सवाल एक बार फिर दोहराता हूं कि क्या जयपुर में लाउडस्पीकर लगाकर सड़क पर नमाज पढ़ने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है? मैं इस जयपुर वाली खबर पर आपको विस्तार से आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको हैदराबाद की ओर लिए चलता हूं। वहां पर AIMIM के नेता और सांसद और बहुचर्चित चेहरे असदुद्दीन ओवैसी ने मक्का मस्जिद में नमाज अदा की, फिर मुसलमानों को लेकर भड़काऊ भाषण दिए, आंसू भी बहाए और उन्हीं आंसुओं से ये सवाल उठा कि इसमें मुसलमानों के दर्द की हकीकत कितनी है और सियासत कितनी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया। रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा हैदराबाद की मक्का मस्जिद में ओवैसी के हाथ दुआ के लिए उठे तो जरूर, लेकिन दिमाग में सियासी गुणा भाग चल रहा था। मौका भी था और दस्तूर भी। ओवैसी के जहन में रमजान के इस महीने में हुई हर घटना घूम रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। राजस्थान से लेकर गुजरात तक और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हिंदू और मुसलमानों के बीच पत्थर चले, आगजनी हुई, यहां तक कि गोलियां भी चली। हिंसा का शिकार भले ही दोनों पक्षों के लोग बने, लेकिन ओवैसी की आंखों में सेकुलरिज्म का चश्मा ऐसा है जिसमें उन्हें सिर्फ मुसलमानों का दर्द ही दिखता है। नमाज के बाद हैदराबाद की मस्जिद में सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ के सामने ओवैसी के सीने में छिपा दर्द रूंधे हुए गले से घरघराती हुई आवाज में बाहर आया और फिर आंखों से आंसू भी छलक उठे। खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया। सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए। कह रहा हूं कि हिम्मत को पस्त होने मत दो। ओवैसी का ये दर्द हिंसा के बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर था। आपको याद होगा कि खरगोन हिंसा के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उन इलाकों में बुलडोजर चलाकर कई घर ढहा दिए थे। ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे। ओवैसी का गुस्सा इसी बात को लेकर था। ओवैसी को लगता है कि सरकार हिंसा के मामलों में डबल स्टैंडर्ड अपना रही है और अत्याचार सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है। करुण रस के बाद अब बारी थी उनके रौद्र रूप की। अपने गुस्से को शब्दों में पिरोकर उन्होंने इस पाक मौके पर सियासत का भड़काऊ जहर घोल दिया। सुनिए ओवैसी साहब की तकरीर का वो हिस्सा जिसमें धमकी भी है और उकसाने वाली बात भी। जालिमों सुनो, ये कभी भी नदी तक
मुझे मौत से डर नहीं है। हम हबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। ओवैसी साहब की यही काबिलियत है कि वो भड़काते भी हैं तो उसमें गुंजाइश के लिए सब्र जैसे शब्द छोड़ देते हैं ताकि सवाल न खड़े हों। लेकिन भीड़ के नारे बताते हैं कि उनका छोड़ा तीर निशाने पर लगा है। पब्लिक उबल रही थी और नेता उसका सियासी हिसाब किताब निकाल रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों, दरअसल इसी तरह के बयान माहौल बिगाड़ते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बाकी जगह अलविदा की नमाज शांति के साथ हो गई। लोगों ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन सहारनपुर में मुस्लिम समाज के कुछ लोग सड़क पर ही नमाज पढ़ने पर अड़ गए। जमा हुई भीड़ ने नारेबाजी की, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। भीड़ किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन प्रशासन भी भीड़ की मांग के सामने झुका नहीं। प्रशासन और समाज के लोगों के समझाने पर भीड़ मान गई और सड़क पर नमाज नहीं हुई। नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे। कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। कोर्ट कह चुका है कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। मुस्लिम समाज के समझदार लोग भी जानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। समाज के नेताओं को ये बात सब तक पहुंचाने की जरूरत है, लेकिन सियासत का क्या करें? अगर सब कुछ पटरी पर आएगा तो सियासत का खेल आखिर कैसे चलेगा? इस स्टोरी को देखने के बाद अब आपके जहन में भी ये सवाल घूम रहा होगा कि ओवैसी जो आंसू बहा रहे हैं उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या ओवैसी मुसलमानों को उनकी बेबसी का रोना रोकर भड़काना चाहते हैं? नहीं तो ये क्यों कहते हैं कि आप मैदान में डटे रहो? क्या ओवैसी वोट के लिए ऐसे मजहबी मौके का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो राज्य दर राज्य चुनाव लड़ते जा रहे हैं? क्या ओवैसी मुसलमानों का एकमात्र नेता बनना चाहते हैं? क्या ओवैसी अपनी देशव्यापी छवि बनाना चाहते हैं जिसमें उनका नेतृत्व हर मुस्लिम को मंजूर हो? या क्या ओवैसी वाकई मुसलमानों को सब्र दिलाना चाहते हैं कि उनके भी अच्छे दिन आने वाले हैं? जब देश के अच्छे दिन होते हैं तो हर कौम के अच्छे दिन होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या फिर बुद्ध हो। लेकिन राष्ट्र की अपनी कुछ मांग होती है, वो ये कि धर्म के नाम पर अगर किसी को प्रताड़ित न किया जाए तो धर्म के नाम पर किसी को गैर जरूरी शह भी ना मिले। लेकिन राजस्थान की जयपुर में मुसलमानों को सड़क पर ही नमाज पढ़ने की आधिकारिक तौर पर इजाजत दी गई, और वो भी लाउड स्पीकर लगाकर। वो लाउड स्पीकर जिसको लेकर देश भर में मुहिम छिड़ी हुई है कि उससे बहुत से लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और समझ में आएगा कि आज जयपुर में क्या माहौल था। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अब की बार मस्जिदों के अंदर ही हुई। शहर दर शहर लोग मस्जिदों में पहुंचे और परवरदिगार से दुआओं के लिए नमाज अदा की। लेकिन एक तस्वीर आई जयपुर से, जहां जौहरी बाजार में सड़क पर ही जुमे की नमाज पढ़ी गई। और ये सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट काफी पहले ही सुझाव दे चुका है कि सड़क पर नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये सब तब हुआ जब मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने अपील की थी कि नमाज पढ़ना है तो मस्जिदों में पढ़ें, अपने घरों में पढ़ें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फ्रेंगिमहल लखनऊ ने अलविदा एडवाइजरी के नाम से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें। लेकिन यूपी में जिस सख्ती से नमाज पढ़ने को लेकर कायदे कानूनों का पालन हुआ, वो कायदे कानून अशोक गहलोत के राजस्थान में हवा हो गए।
सड़कों पर नमाज ही नहीं पढ़ी गई, बल्कि नमाजियों की आवाज दूर दूर तक जाए इसके लिए लाउड स्पीकर भी लगाए गए। रमजान के महीने में जुमे की ये आखिरी नमाज बड़ी पाक मानी जाती है, लेकिन आस्था और विश्वास पर राजनीति का रंग चढ़ते देर नहीं लगती। कांग्रेस और बीजेपी में राजस्थान को लेकर घमासान छिड़ गया। पहले अजान के लिए लाउड स्पीकर की दुहाई दी जाती थी, फिर इसमें नमाज जुड़ गई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर आपत्ति जताई थी। मालवीय ने 3 दिन पहले हनुमान चालीसा को सड़क पर पढ़ने के विवाद के जवाब में ये ट्वीट किया था। राजस्थान की राजधानी में जिस तरह सड़क पर नमाज ही नहीं पढ़ी गई, बल्कि लाउड स्पीकर पर पढ़ी गई, उससे कुछ सवाल जरूर उठते हैं। मसलन यूपी में 22,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए, तो जयपुर में 30 लाउड स्पीकर एक ही जगह लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लाउड स्पीकर लगाना अशोक गहलोत सरकार के तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? और सबसे बड़ी बात ये कि बीच सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों और कैसे दी गई? इन सवालों का जवाब बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति के तहखाने से देर सवेर निकल आएगा। जब अदालतें कहती हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, जब मुस्लिम संगठन कहते हैं कि ये भी बिल्कुल जायज कदम नहीं है, तो भी सड़क पर नमाज पढ़ने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरावली अपार्टमेंट केस की सुनवाई में कहा कि नमाज मस्जिद के अंदर ही होनी चाहिए। 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सड़क यातायात और चलने वालों के लिए है, त्योहार और प्रार्थना के लिए नहीं है। 2019 और 2022 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मस्जिद में नमाज करने को सही बताया था, लेकिन सही बातों को कई बार लोग कहां मानते हैं। अब आज पंजाब में जो हुआ उसका हाल देखिए। जिस पंजाब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपना लहू बहाकर हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी, आज उसी पंजाब में कुछ लोग नफरत के पत्थर फेंककर लोगों को लहूलुहान कर रहे हैं। आज पटियाला में 2 समुदायों के बीच जमकर पत्थर चले। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं। हालात अब काबू में जरूर हैं, लेकिन तनावग्रस्त हैं। एहतियातन शाम 7 बजे से कल सुबह 6 बजे तक के लिए पटियाला शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें कि यह मामला बेहद गंभीर है और सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। छत से पत्थरों की बारिश, पत्थर नंबर 1, पत्थर नंबर 2, पत्थर नंबर 3। बस इसके बाद आप गिनती करते जाइए। इतनी ऊंचाई से गिरने वाला पत्थर किसी बम से कम नहीं। अगर किसी को भी लगा तो समझिए इंसान धराशायी। यकीन नहीं होता तो टीन की छत पर पत्थर गिरने की ये आवाजें सुनिए। पत्थर सिर्फ छत से नहीं चल रहे, सड़क से भी हो रही है जवाबी पत्थरबाजी। लोग निशाना साथ साथ कर हवा में पत्थर उछाल रहे हैं। इस युद्ध में सिर्फ पत्थर नहीं चले, तलवारें भी चली हैं। पुलिस की पकड़ में आए इस युवक को देखिए, हाथों में तलवार है और आंखों में अंगारे। 4 पुलिस वाले इसे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काबू में नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से ये काबू में आया, लेकिन इसे पकड़ने में पुलिस वाले का हाथ घायल हो गया। अब इस युवक का तलवार वाला डांस भी देखिए। ये ललकार रहा है कि कोई इसके आसपास आया तो उसका काम तमाम। अब सड़क पर चल रहे इस तमाशे को देखिए, पत्थर चलाते इन लोगों को देखिए। बड़े बड़े पत्थर हाथ में लिए भीड़ दूसरी तरफ पत्थर चला रही है।
ये देखिए, इस शख्स ने पत्थर चलाया और महिला पुलिस की पीठ में जा लगा। गुस्साई भीड़ का अगला टारगेट आसपास बनी दुकानें थी, जिन पर जमकर पत्थर चले। अब देखिए, सड़क पर दौड़ता ये शख्स जमीन पर गिरा और इस सिख ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। तलवार से इसका पैर घायल कर दिया। काली माता मंदिर के बीच कुछ लोग आके खालिस्तान के नारे मारते पथराव कर रहे हैं। अभी जब उन्हें पहुंचे तो उन्हें लंगर हॉल तक वो पथराव कर चुके थे। अभी आके उन्होंने पीछे खदेड़िया, उन्होंने अपना बत्तियां वाले चौक तक, शेरा ने जेड़ की बत्ती वाले चौक तक उन्होंने पहुंचाया है। इस दौरान के बीच एक बंदा पिछों से आया और उन्होंने मेरे ऊपर तलवार मारी। कुछ खालिस्तानियों ने 100-150 की तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋशिश करी तो उन्होंने तलवार लेके हमला किया। हंगामा होता रहा, पत्थर चलते रहे, तलवारें चलती रही। ये सब पुलिस के सामने हुआ। पुलिस इन उपद्रवियों को रोकने का हर जतन करती रही, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं हुए। अब आपको बताते हैं कि जंग का मैदान बनी ये सड़कें, ये मंदिर, ये गुरुद्वारा आखिर कहां का है। ये तस्वीरें हैं पटियाला की, जहां दो समुदायों के बीच जमकर पत्थर चले हैं। ये सारा फसाद खालिस्तान समर्थक ब्लैकलिस्टेड संगठन सिख फॉर जस्टिस की कॉल पर हुआ। ये कॉल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दी थी, जो विदेश में बैठकर इस संगठन को चलाता है। दरअसल 29 अप्रैल 1986 को पंजाब में खालिस्तान की मांग को लेकर अमृतसर में गुरबचन सिंह मनोज चाहल ने झंडा फहराया था। उसी दिन को याद करते हुए पन्नू ने झंडा फहराने का आह्वान किया था। इस कार्यक्रम का विरोध शिवसेना बाल ठाकरे नाम की हिंदू संस्था कर रही थी। दोनों ही संगठनों ने बिना इजाजत जुलूस निकाला, जिसे पुलिस ने रोका। बवाल यहीं से शुरू हुआ और फिर दोनों पक्षों में पथराव हो गया। अब खालिस्तान के समर्थन वाले इस जुलूस को लेकर सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। एक तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर टोटल कोलैप्स कर गया है, पुलिस के बस का रहा नहीं। वहाँ की पुलिस अब सरकार जो कहती है, या जो उनके राजनीतिक बॉसेस उनको जो कहते हैं उसके साथ काम कर रहे हैं। पुलिस इस बात में बिजी है कि वो जो पॉलिटिकल स्कोर उनके बॉसेस के सेटल करने हैं। ये जो परिस्थिति वहाँ खड़ी हुई, कोई आज नई परिस्थिति नहीं खड़ी, पिछले 15 दिन से वहाँ खींचातानी चल रही थी। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर घटना पर खेद जताया है। हंगामे के बाद पटियाला में हालात काबू में है। भले ही ये घटना छोटी सी ही थी, लेकिन छोटी चिंगारी कभी कभी बड़ी आग बन जाती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। संवाददाता जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। जिस गुरु पतवंत सिंह पन्नू को पंजाब में साजिशों का सूत्रधार माना जा रहा है, अब आपको उसके बारे में कुछ बता देते हैं। ये भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। 1 जुलाई 2020 को यूएपीए में आतंकी घोषित हुआ। 2020 में ही पंजाब में राजद्रोह का केस चल रहा है। सिख फॉर जस्टिस का स्वयंभू सरगना इसको बताया जाता है। आईएसआई के दम पर पलता है ये संगठन। अमेरिका, ब्रिटेन में भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए जाना जाता है। खालिस्तान को लेकर पंजाब में अशांति फैलाना इसका मकसद दिखाई देता है। सोशल मीडिया के जरिए भारी प्रोपेगेंडा वॉर ये भारत के खिलाफ चलाता रहता है। दरअसल पंजाब एक सरहदी सूबा है और खालिस्तान के समर्थन में हुई यह हिंसा बड़े खतरे की ओर इशारा भी कर रही है। और यही बात राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखी है। राहुल ने लिखा है, पटियाला की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। मैं दोहराता हूं कि अमन और सद्भाव पंजाब जैसे सरहदी और संवेदनशील राज्य में बना रहना सबसे जरूरी है। ये वो जगह नहीं है जहां प्रयोग किए जाएं। पंजाब सरकार से अपील है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे। और अब बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मास्टर प्लान की। माना जा रहा था कि रूस की सेना का मकसद सिर्फ यूक्रेन को सबक सिखाना है या फिर उस पर कब्जा कर लेना है, लेकिन पुतिन दुनिया को फिर से चौंकाने की तैयारी में है, क्योंकि उनका मास्टर प्लान तो कुछ और ही है। पुतिन की इस प्लानिंग ने अमेरिका समेत उन सारे मुल्कों के माथे पर चिंता की लकीरों को और गहरा दिया है, जो अब तक ये समझ रहे थे कि पुतिन यूक्रेन जीतने के बाद रुक जाएंगे। वो गलत साबित हो सकते हैं। क्या है पुतिन का मास्टर प्लान और कैसे कल रूसी सेना के गुस्से से पूरा यूक्रेन
फिर से थर्राने लगा है। इसी पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह की सीधे रणभूमि से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। और सर्वनाश, यूक्रेन को उजाड़ चुके पुतिन अब भी मानने के मूड में नहीं है। 2 दिनों से बंद गोलाबारी के बाद दुनिया को लगने लगा था कि अधमरे यूक्रेन को शायद पुतिन ने बख्श दिया है, लेकिन देर रात रूसी सेना ने अपनी मिसाइलों का मुंह फिर से यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया। एक के बाद एक हजारों किलो की बारूदी मिसाइलों का हमला इतना विध्वंसक था कि हर रोज मौत का मंजर छा गया और यूक्रेन की राजधानी कीव फिर से दहशत के आगोश में चली गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से रूस ने देश की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया है। कीव के रिहायशी इलाके में रूस के मिसाइल अटैक देखने को मिले हैं। कल गुरुवार की रात करीब 7:30 से 8 बजे के बीच राजधानी कीव में 2 बड़े धमाके हुए और दावा किया गया है कि क्रूज मिसाइल दागे गए हैं। उस जगह पर मौजूद हैं यूक्रेन की राजधानी कीव के, जो कि शेवचिंकीविस्की नाम का इलाका आता है, और यहां पर रूस ने 2 क्रूज मिसाइल दागे हैं, ऐसा दावा यूक्रेन ने किया है। रूस दुनिया को पहले ही चेतावनी दे चुका है कि गलती से भी किसी मुल्क ने यूक्रेन का साथ दिया तो वो भी दोबारा गलती करने के लिए नहीं बचेगा। और कल का हमला भी इस चेतावनी को याद दिलाने के लिए ही किया गया, क्योंकि कल ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने कीव पहुंचे थे। इधर कीव में बैठक चल रही थी, उधर रूसी सेना अपने हथियारों के जखीरे को हमले के लिए तैयार कर रही थी। और जैसे ही बैठक खत्म हुई, रूसी सेना का गुस्सा मिसाइलों की शक्ल में कीव के आसपास बरसने लगा। अब तक पुतिन की सेना मिशन यूक्रेन पर लगी थी। उसकी मिसाइलों और टैंकों की जद में यूक्रेन के शहर ही थे, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुतिन ने युद्ध का नया मास्टर प्लान बना लिया है और उसके टारगेट पर आ सकते हैं 4 नए देश। पुतिन के हिटलिस्ट में यूक्रेन नंबर 1 था और पुतिन का टारगेट नंबर 2 है पोलैंड, फिर एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देश जिन्हें बाल्टिक स्टेटस भी कहा जाता है। यूक्रेन के शहर मारियोपोल के मेयर ने शक जताया है कि पुतिन की सेना सिर्फ यूक्रेन की सीमा तक ही नहीं रुकेगी, बल्कि यूक्रेन फतह के बाद रूसी सेना पुतिन के नए मास्टर प्लान को अंजाम देने के मिशन से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सीमा पोलैंड से लगती है, इसलिए यूक्रेन जीतते ही पोलैंड के लिए खुद को पुतिन से बचाना मुश्किल होगा। लेकिन बाल्टिक स्टेट्स को घुटने पर लाने के लिए पुतिन की सेना के लिए यह बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि बाल्टिक स्टेट्स की सीमा रूस की सीमा से जाकर सीधे मिलती है, जहां के बॉर्डर पर रूस की सेना अलर्ट पर है। पुतिन के नए मास्टर प्लान की खबरों ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि रूस की बढ़ती हैसियत का सीधा मतलब है अमेरिका की हैसियत का बौना होना। इसलिए अमेरिका किसी भी सूरत में रूस को यूक्रेन में ही फंसाए रखना चाहता है, और ऐसा तभी होगा जब यूक्रेन को हथियारों की मोटी खेप भेजी जाए। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नए सिरे से यूक्रेन की मदद के प्लान पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की मजबूरी है कि वो सीधे युद्ध में नहीं उतर सकता, क्योंकि जानता है कि उसे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा, जिसका सीधा फायदा रूस की सेना को मिल रहा है। कीव से संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। जो इरादे पुतिन के वो बहुत ही खतरनाक इस वक्त नजर आ रहे हैं। दरअसल पुतिन के इरादों को समझना आसान काम नहीं है। 4 देश ऐसे हैं जिन पर यूक्रेन के बाद रूस के हथियार तबाही मचा सकते हैं। ये वो देश हैं जो यूक्रेन के अगल बगल में हैं और अमेरिका के प्रभाव में हैं। जैसा यूक्रेन के मारियोपोल के मेयर की चिंता है, अगर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बड़ा कदम माना जाएगा। अब मैं आपको रूस के उन हथियारों के बारे में बताता हूं जिसने यूक्रेन के शहर दर शहर को कब्रिस्तान में बदल दिया है। सबसे पहला नाम है हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, लंबाई 8 मीटर है और इसका 2016 में सीरिया युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। दूसरी मिसाइल 9K720 इस्कंदर मिसाइल है, जिसका टारगेट 500 किलोमीटर तक है। लंबाई इसकी 7.3 मीटर है। इसकी क्षमता 700 किलो बारूद तक ले जाने की है और अब तक इसने यूक्रेन में घर स्कूल तबाह करने में
कोई कमी नहीं छोड़ी है। तीसरा हथियार जो रूस का है वो है फॉस्फोरस बम, जो कि एक रासायनिक हथियार है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलता है और ऑक्सीजन खत्म होने तक जलता रहता है। जलते फॉस्फोरस का तापमान 800 डिग्री से ज़्यादा तापमान पैदा करना है, जिससे बुरी तरह झुलसकर मरने का खतरा बढ़ जाता है। एक तरफ पुतिन घातक हथियारों को उसी यूक्रेन पर चला रहे हैं जो 31 साल पहले तक उनके ही देश का हिस्सा हुआ करता था। आज दोनों दुश्मन की तरह आमने सामने खड़े हैं, लेकिन पुतिन इतने पर रुकने वाले कहां हैं। और अब तो पुतिन ने जंग में अपनी जानलेवा जल परी को भी उतार दिया है। कौन है ये जल परी रूस की तरफ से, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन के बीच 64 दिनों से जंग जारी है। मिसाइलें अब भी गरज रही हैं, बम अब भी बरस रहे हैं और इस बीच रूस ने अपने 2 ऐसे योद्धाओं को मैदान जंग में उतार दिया है जिसे वो 57 सालों से तैयार कर रहा था। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि समंदर की सबसे शातिर, सबसे समझदार और सबसे होशियार तैराक कही जाने वाली डॉल्फिन्स है। अमेरिकी नौसैनिक इंस्टीट्यूट ने एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की है और दावा किया है कि रूस ने क्रीमिया में मौजूद अपने सेवेस्तोपोल बंदरगाह की निगरानी की जिम्मेदारी 2 डॉल्फिन्स को दी है। दोनों को फरवरी में ही सेवेस्तोपोल लाया गया था। दोनों डॉल्फिन का काम बंदरगाह के आसपास हर हरकत पर नजर रखना होगा। रूसी नौसेना के बेड़े पर पानी के भीतर से हमला ना हो, ये भी डॉल्फिन का मिशन है। किसी अनजान दुश्मन की पहचान होते ही ये अधिकारियों को अलर्ट करेंगी। रूसी सेना ने अपनी डॉल्फिन्स मछलियों को डिटेक्ट एंड डिफेंस का टारगेट दिया है, यानी दुश्मनों को ढूंढो और उसे खत्म करो या खत्म करने में मदद करो। और रूस ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके सबसे घातक जंगी जहाजों में से एक मोस्कोवा पहले ही जल समाधि ले चुका है। रूस का दावा है कि मोस्कोवा आग लगने की घटना की वजह से डूबा था, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया था कि उसकी सेना के हमले के बाद मोस्कोवा बुरी तरह तबाह हो गया था और आखिर में डूब गया। मुमकिन है कि रूस को शक हो कि आगे भी पानी के अंदर से ऐसे हमले हो सकते हैं, इसलिए रूसी नौसेना ने डॉल्फिन्स को उतारा है। डॉल्फिन्स समुद्री जीवों में सबसे समझदार होती हैं। इंसानों के साथ उनका लगाव गहरा होता है। जैसे कोई भी सेना अपने लिए डॉग्स को ट्रेन करती है, वैसे ही डॉल्फिन भी ट्रेन होने पर वफादारी से अपने काम को अंजाम देती है। रूस ने 1965 यानी आज से 57 साल पहले डॉल्फिन्स को सैन्य इस्तेमाल में लाने का कार्यक्रम शुरू किया था। शीत युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ और अमेरिका डॉल्फिन का इस्तेमाल कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में भी अमेरिका ने 106 करोड़ रुपए समुद्री जीवों पर रिसर्च और ट्रेनिंग पर खर्च किए थे। डॉल्फिन्स 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती हैं, इसलिए एक बड़े इलाके में फैले बंदरगाह की निगरानी इनके लिए चुटकियों का काम है। पानी के अंदर दुश्मन चाहे कितने भी कवच ओढ़ कर आए, इनकी नजर से बच नहीं सकेगा।